हम युद्ध के करीब थे। पिछली रात ईरानी हवाई क्षेत्र बंद हुआ। अमेरिकी ठिकानों की सतर्कता बढ़ी और रिपोर्टों में कहा गया कि हमले का आदेश लगभग मिल गया था। फिर सब रुक गया। ईरान ने प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकने की घोषणा की, जिससे व्हाइट हाउस भी शांत हो गया। साथ ही प्रदर्शन भी थम गए हैं। सप्ताहों तक क्रांति के बाद ईरान की सड़कों पर डर के कारण सन्नाटा है और विदेशी समर्थन नहीं मिला। लेकिन तमाम डी एस्केलेशन की बातों के बावजूद ऐसा लगता है कि एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन चलिए अब तक जो कुछ पता चला है उस पर नजर डालते हैं। कल राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान में हत्याएं कम हुई हैं, हालांकि उन्होंने इसका स्रोत नहीं बताया। हमें सूचित किया गया है और वह भी काफ़ी सख्ती से, लेकिन हम जानेंगे कि इसका असल मतलब क्या है। लेकिन हमें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं, रुक गई हैं, रुक रही हैं और वहाँ किसी भी फांसी या फांसियों की कोई योजना नहीं है। मुझे बताया गया है कि कोई अच्छी अथॉरिटी इसका पता लगाएगी। मुझे यकीन है कि अगर ऐसा हुआ तो हम सब, आप भी परेशान होंगे। ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। कुछ जानकारी मिली है कि हत्याएं रुक गई हैं, फांसी की सज़ा रुक गई है, अब फांसी नहीं दी जाएगी, जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत लोग बात कर रहे थे। आज फांसी का दिन होने वाला था। फिर इसके ठीक बाद हमारे पास ईरानी विदेश मंत्री थे, जो कल फॉक्स न्यूज़ पर इंटरव्यू के लिए गए और साफ किया कि ईरान किसी भी तरह की फांसी देने की योजना नहीं बना रहा था। अमेरिका को इसमें नहीं आना चाहिए, बस सुनिए। क्या आप किसी प्रदर्शनकारी को फांसी देने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है और आज, कल या उस शुक्रवार को कोई फांसी नहीं है। मैं बता सकता हूं, मुझे पूरा विश्वास है अभी फांसी की कोई योजना नहीं है। जैसा कि आप में से कुछ लोग पहले से जानते होंगे, एक ईरानी प्रदर्शनकारी थे जिनका नाम अरफान सुल्तानी था। पिछले हफ्ते उनकी गिरफ्तारी हुई, बिना मुकदमे सजा मिली और कल फांसी होनी थी। लेकिन सौभाग्य से अब तक जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, उनके आधार पर ऐसा नहीं लगता कि ईरान ने वास्तव में वह फांसी दी है। तो यह वाकई बहुत अच्छी खबर है। हमें नहीं पता कि उन्हें रिहा किया गया या नहीं। लग रहा है वे अब भी हिरासत में हैं, यानी उनकी जान अभी भी खतरे में है। सौभाग्य से केबल न्यूज़ नेटवर्क सुल्तानी के एक रिश्तेदार से संपर्क कर सका, जिन्होंने बताया कि वह प्रदर्शनों में हिंसक नहीं थे। उनका मुख्य लक्ष्य अपने लोगों की आज़ादी था, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर मौत की सजा दी गई। सुनिए। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत हैरान और रोई थी। अब जब आप मुझे देख रही हैं, मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। मुझे बार बार लगता है मैं सपने में हूँ। समया कहती हैं कि वह डरती हैं कि उनके परिवार के सदस्य को ईरान में फांसी हो सकती है। इरफान सुल्तानी 26 मानवाधिकार समूहों के अनुसार हालिया विद्रोह में मौत की सजा पाने वाले पहले विरोधी हैं। वे किसके खिलाफ हैं और ईरान में क्या बदलाव चाहते हैं? वह हमेशा एक पालतू जानवर जैसा ही रहता है। वह चाहता था कि लोग जीवन के बुनियादी पहलुओं में आजाद रहें। वह हमेशा ईरान की आज़ादी के लिए लड़ता रहा है और आज हम उसे फांसी के फंदे के नीचे खड़ा देखते हैं। इरफान जिन प्रदर्शनों में शामिल हुए वे बड़े और हिंसक हो गए थे। एक अमेरिकी मानवाधिकार समूह के मुताबिक करीब 2000 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है। संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। ईरानी राज्य मीडिया ने इन्हें दंगाई कहा है। क्या इरफान हिंसा कर रहा था? इरफान ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। मैंने हमेशा देखा कि सारी तबाही खुद शासन द्वारा ही की जा रही थी। युवाओं को फांसी देने हेतु वे उन पर झूठे आरोप लगाते हैं। अब फांसी शायद रुकी है, पर हमें पता है कि यातनाएं जारी हैं। ईरानी राज्य टीवी ने कम से कम 97 जबरन कबूलनामे प्रदर्शनकारियों से दिखाए हैं। इन क्लिप्स में प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथकड़ी और चेहरे धुंधले हैं, फिर कबूलनामा दिखता है। ईरान में वीडियो दिखाए जाते हैं जिनमें नाटकीय संगीत और प्रदर्शनकारियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले के क्लिप होते हैं। इन क्लिप्स में चेहरा नहीं दिखता,
इसीलिए साबित नहीं कर सकते कि कबूलनामा करने वाला वही था जिसने सुरक्षा बलों पर हमला किया। और इसके ऊपर से अब ईरान इन जबरन कबूलनामों का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए कर रहा है कि इजराइल या संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के देशव्यापी विरोध के पीछे किसी विदेशी साजिश में शामिल था। खुशकिस्मती से जब विदेश मंत्री का इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। लेकिन उसके बाद 10 दिनों तक 3 दिनों के लिए हमारे पास एक बिल्कुल अलग कहानी थी। एक आतंकवादी ऑपरेशन, जब बाहर से आए आतंकवादी तत्वों ने इन प्रदर्शनों में घुसपैठ की और गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस बलों, पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों पर गोली चलाने के लिए, और वहां आतंकवादी थे। वे अंदर आए, उन्होंने दाइश शैली के आतंकवादी ऑपरेशन किए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पकड़कर जिंदा जलाया, सिर काटा और पुलिस व आम लोगों पर गोली चलाई। तो नतीजतन 3 दिनों तक हमने असल में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, न कि प्रदर्शनकारियों के साथ, जैसा कि आप जानते हैं। ये बिल्कुल अलग कहानी थी। मुझे यह समझाना जरूरी है और यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने लोगों पर गोली चलाना क्यों शुरू किया। एक वजह थी कि वे मौतों की संख्या बढ़ाना चाहते थे। क्यों? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि हत्याएं होने पर वे हस्तक्षेप करेंगे और वे उन्हें इस संघर्ष में घसीटना चाहते थे, और यह पूरी तरह से एक इजरायली साजिश थी। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को इस संघर्ष में घसीटना चाहते थे। तो उन्होंने आम लोगों की हत्या करके, पुलिस अधिकारियों की हत्या करके, अलग अलग शहरों के अंदर एक तरह की लड़ाई शुरू करके मौतों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। मिस्टर फर्स्ट, आप कह रहे हैं कि ये हत्याएं आपके देश में विदेशी तत्व कर रहे हैं, न कि ईरानी शासन। हमें जो बताया जाता है वैसा जमीन पर नहीं है। इंटरनेट बंद रहता है पर कभी कभी चालू हो जाता है। हमें जमीन पर लोगों से अलग अलग कहानियां सुनने मिलती हैं। अब जो रिपोर्टें हमें कल मिली उनसे ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कल देर रात ईरान पर हमला करने की मंजूरी देने के बहुत करीब था। मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हलचल थी और इसके अलावा ईरानियों ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जिससे संकेत मिला कि शायद वे भी कुछ होने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन रात के अंत में वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा अंदाजा है कि बहुत सारी पर्दे के पीछे कूटनीति चल रही थी, सिर्फ ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ही नहीं बल्कि अन्य देशों के बीच भी। और इसके अलावा हमें पता है कि हत्याएं फिर से रुक गई हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ईरानी शासन पहले नरसंहार नहीं कर चुका, लेकिन जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हत्याएं रुक गई हैं। दुख की बात है कि विरोध धीमा पड़ गया है क्योंकि प्रदर्शनकारी डरे हुए हैं, हालांकि उन्हें विदेशी मदद का वादा किया गया था। इसी कारण कई लोग सड़कों पर उतरे और उस शासन के खिलाफ मार्च किया जिसे अपने नागरिकों को मारने में दिक्कत नहीं थी। आखिरकार मदद नहीं आई, यही सच है। तो मुझे समझाने दीजिए कि वह विदेशी मदद कभी क्यों नहीं आई, या कम से कम मुझे यह समझाने दीजिए कि प्रशासन क्या सोच रहा था और पर्दे के पीछे कौन सी विदेशी कूटनीति चल रही थी। कल हमने चर्चा की थी कि अरब देश जैसे सऊदी, कतर और ओमान व्हाइट हाउस पर ईरान पर हमला न करने का दबाव डाल रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था क्या होगा। अगर बाद में मान लीजिए कि ईरानी शासन गिर जाता है तो वहाँ एक शक्ति शून्य पैदा हो जाएगा जो इस क्षेत्र को अभी से भी ज़्यादा अस्थिर कर सकता है। हमारे पास इस कहानी की और जानकारी है जो आपको चौंकाएगी। इस्राएली अधिकारी भी अरब समकक्षों से सहमत थे और व्हाइट हाउस में हमला न करने का दबाव बना रहे थे। इस समय उनके पास भी ऐसे ही चिंताएं थीं। इस्राएली अधिकारियों ने व्हाइट हाउस से कहा कि वे ईरान में शासन परिवर्तन का समर्थन करते हैं और वे उस शासन परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए अमेरिकी प्रयासों का समर्थन करते हैं। वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस समय बाहरी सैन्य हस्तक्षेप शायद उस काम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जो प्रदर्शनकारियों ने शुरू किया है। इसी वजह से इस्राएली चाहते थे कि अमेरिका सैन्य हमले को तब तक टाल दे जब तक कि शासन और ज़्यादा दबाव में न आ जाए और ज़्यादा कमज़ोर न हो जाए। मेरा मतलब है और भी कमज़ोर न हो जाए। इसके अलावा एक और कारण हो सकता है जिससे हमलों में देरी या रद्द करने में भूमिका रही हो। वो कारण है व्हाइट हाउस का इस बात पर सवाल उठाना कि शाह के बेटे को वाकई में देश के अंदर यानी ईरान के अंदर कितना समर्थन हासिल है। अब जब भी मैं शाह के बेटे के बारे में कुछ भी नकारात्मक कहता हूँ, लोग मुझे आतंकवादी कहना शुरू कर देते हैं।
मैं स्पष्ट करता हूं, मैं किसी भी आतंकवादी समूह का समर्थन नहीं करता, चाहे वो MK हो या ईरान का कोई संगठन। असल में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो मेरा मानना है कि देश को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, न कि किसी राजशाही के द्वारा शासित। फिर भी मैं समझता हूं कि सत्ता परिवर्तन पर ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जिसे देश में राजनीतिक समर्थन हो, ताकि हालात काबू में रहें जब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव न हो। कई लोग मानते थे कि पूर्व शाह के बेटे देश को लोकतंत्र में बदलने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सोचिए, व्हाइट हाउस इससे सहमत नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि अगर शासन गिरा तो उन्हें शाह के बेटे की ईरान का नेतृत्व करने की क्षमता पर चिंता है। यहाँ एक और बात साफ करनी है कि हमने ईरान के लोगों के कई वीडियो देखे हैं जिनमें वे सड़कों पर पहलवी का नारा लगा रहे हैं, लेकिन मेरी राय में अगर आप असहमत हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि लोग पहलवी नाम का नारा लगा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि वे शाह के बेटे का समर्थन करते हैं। पहलवी नाम ईरान में ऐतिहासिक महत्व रखता है। शायद लोग उस शासन से पहले का समय याद कर नारे लगा रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो कृपया स्पष्ट करें, मैं इसे नीचे पिन कर दूंगा, कमेंट्स देखें। हमारे पास राजा पहलवी के साथ अमेरिकी मीडिया के कुछ दिलचस्प पल हैं, यह क्लिप सुनिए। और जब आप लोगों से विरोध करने और सड़कों पर जाने का आग्रह कर रहे हैं, ईरान में मौतों की संख्या बढ़ रही है। ये हिंसक दमन जारी है जैसे पहले की क्रांति की कोशिशों में था। क्या ईरान में नागरिकों को मौत के खतरे में डालना ठीक है? क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेती हैं? जैसा कि मैंने कहा, यह एक युद्ध है और युद्ध में हताहत होते हैं। असल में मौतों की संख्या को कम करने, लोगों को बचाने और उनकी रक्षा करने के लिए, मासूम लोगों की मौत को कम से कम करने के लिए, ताकि इस शासन द्वारा फिर से निर्दोष लोग मारे न जाएं। कार्रवाई जरूरी है। यह शासन हमेशा नागरिकों पर अत्याचार करेगा, लेकिन हम आजादी की लड़ाई में हैं। मैंने लोगों से सड़कों पर आकर शासन के खिलाफ लड़ने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं ऐसा चाहता था। उन्होंने मुझसे मदद करने और बाहरी दुनिया में उनकी आवाज बनने के लिए कहा, ताकि हम जो कुछ भी कर सकते हैं करें, जिससे इस बार यह विद्रोह सफल हो सके। मुझे लगता है हमारे पास ऐसे नेता हैं जो जरूरी बातें समझते हैं और ईरानी लोगों की मांग का जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप ईरानी लोगों की पुकार का जवाब दे रहे हैं और उन्होंने उनके शब्द सुने हैं। ईरान में उनके नाम पर सड़कें रखी जा रही हैं। ये फर्क है। वे जानते हैं कि वह बराक ओबामा या जो बाइडेन नहीं है, इसलिए उनकी उम्मीदें भी ज्यादा हैं। देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है राष्ट्रपति को जल्द फैसला लेना होगा। हम अपना काम कर रहे हैं, मदद मिले या न मिले। मैं बस ये कह रहा हूं कि ईरान में कम लोगों की मौत सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जल्दी हस्तक्षेप किया जाए, तो यह शासन आखिरकार गिर जाए और उन सभी समस्याओं का अंत कर दे जिनका हम सामना कर रहे हैं। हम युद्ध में हैं और हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम विजयी हों। ईरानियों से उसका कोई संबंध नहीं हो सकता। अब जब हर कोई तनाव कम करने की बात कर रहा है, ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ने सैन्य विकल्प को पूरी तरह से छोड़ दिया है। USS रूजवेल्ट, अमेरिकी नौसेना का गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, अरब सागर में आ गया है। USS अब्राहम लिंकन, एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, अब मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। यह दक्षिण चीन सागर में था, अब ईरान की ओर बढ़ रहा है। कोई ऐसे ही कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को प्रशांत पार नहीं कराता। यह स्थिति बनाना हो सकता है, यह तैयारी हो सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है, वे बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कैरियर ग्रुप्स आगे बढ़ रहे हैं। फांसी पर रोक है, पर रद्द नहीं हुई और 10,000 लोग अब भी जेल में हैं। तो अगर आप आगे होने वाली घटनाओं से अपडेट रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी कवरेज हर दिन देख सकें, क्योंकि यही वो बात है जो शासन नहीं चाहता कि आप समझें। भले ही प्रदर्शन शांत हो गया और सड़कों पर शांति है, लेकिन क्रांति की वजह बनी समस्याएं अब भी हल नहीं हुई हैं। ईरानी रियाल बेकार है, महंगाई बचत बर्बाद कर रही है और अर्थव्यवस्था गिर रही है। पानी का संकट
जिसने शुरुआत में भूमिका निभाई थी, अब भी है और हर दिन गंभीर होता जा रहा है। गोली चलाकर जलाशय नहीं भर सकते, फांसी देकर मुद्रा स्थिर नहीं कर सकते। शासन ने शायद समय खरीद लिया हो, लेकिन समाधान नहीं। एक चीज है जिसे वे रोक नहीं सकते, अंतिम संस्कार। हमें पता है कि उन्होंने हजारों लोगों की हत्या की है। अनुमान अलग हो सकते हैं, लेकिन ईरानी राज्य मीडिया भी 3000 मौतें मानता है। परिवार सच्चाई जानते हैं, हर अंतिम संस्कार एक संभावित संघर्ष का बिंदु है। पिछले 2 हफ्तों में हमने देखा है कि शोक इकट्ठा होकर गुस्से और नारों में बदल जाता है, जिससे आंदोलनों को नई ऊर्जा मिलती है। तेहरान के मुर्दा घर का वीडियो सामने आया, जहां परिवार अपने प्रियजनों की पहचान करने पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कितने युवा वहां हैं जिन्हें उनकी सरकार ने मारा, तो वे फिर नारे लगाने लगे। सुनिए मोनिका। ये सिर्फ विरोध नहीं, गहरा गुस्सा है जो सड़कों के शांत होने से खत्म नहीं होता। मेरी राय में ईरान में सब कुछ खत्म नहीं हुआ। ध्यान रखें, पूर्व शाह को गिराने वाली क्रांति में लगभग 400 साल और 398 दिन लगे थे। तो हम देश के अंदर जो भी होता है उसकी कवरेज करते रहेंगे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाना मुश्किल है जहां कई ड्रोन हमले दिखाए जाएं, भले ही उनमें कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज हुई थी। ड्रोन या फ्रंट लाइन फुटेज विज्ञापन दाताओं के लिए ठीक नहीं होते, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है, जिसे यूक्रेनवासी लड़ और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना जरूरी है, और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है ताकि हम पर कोई पाबंदी न हो। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता, और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। हम साइट को विज्ञापनों से नहीं, आपके समर्थन से फंड करते हैं, इसलिए हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर के देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicinsider.com पर हमारे साथ जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने के बाद आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है, और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।